नेक्स्ट चैप्टर है विमान स्थान का, त्रिविध कुक्षीय विमान व्याख्यास्म। त्रिविध कुक्षीय अध्याय इसका नाम है। ठीक है, जैसा ही नाम से मालूम चल रहा है, इसमें जो है कुक्षी का वर्णन है। ठीक है, और कुक्षी में स्पेशली अपने को खाना कैसे खाना है, कितना खाना है, उसके बारे में बताया हुआ है। तो खाने की जो मात्रा है उसका वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, अगर हम खाना सही खाएंगे तो कैसा प्रभाव पड़ेगा, और अहित खाना खाएंगे तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा शरीर पर। ठीक है, तो पहले लिखा हुआ है त्रिविधम कुक्षु स्थाप्येतम अवकाशम अंश आहार आहारस्य उपयोज्यान तथा एक अवकाश अंशम मूर्तानाम आहार विकाराणाम एक द्रवाणाम एक पुनः बात पित्तश्लेष्मणाम। ठीक है, तो कुक्षी के इन्होंने बोला है कि कुक्षो स्थापित अवकाशम, कुक्षी को 3 भाग के अवकाशों में विभाजित कर देना चाहिए। ठीक है, 3 भागों में कैसे विभाजित करेंगे, एक जो भाग है 1/3 वाला भाग है, उसका जो अवकाश भाग है वो किसके लिए, मूर्त नाम आहार विकरणम, जो मूर्त चीजें हैं, जो सॉलिड चीजें हैं उनके लिए है एक भाग। बाकी 1/3 भाग क्या है, एक द्रवणम, द्रव चीजें खाएंगे उनके लिए है। और बाकी जो 1/3 बचा वो वात पित्त कफ के लिए खाली रखना। वात पित्त कफ दोष हैं उनके लिए रहता है वो स्थान। ठीक है, तो कुक्षी को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। एक भाग जो सॉलिड पदार्थों के लिए है, दूसरा भाग जो द्रव पदार्थों के लिए है, तीसरा भाग जो दोषों के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कुक्षी को चरक में किस प्रकार से विभाजित किया है। परंतु भागवत में देखेंगे तो उन्होंने उसको 4 भागों में विभाजित किया हुआ। 4 भागों में कैसे किया है कि आधा भाग जो है कुक्षी का वो अन्न के लिए है, 1/4 पार्ट है वो दोष के लिए है, और 1/4 पार्ट जो बचा वो द्रव के लिए। ठीक है, इस तरह से इन्होंने डिवाइडेशन किया। ठीक है, आगे बोल रहा है कि अष्ट आहार विधि विशेष आयतन की आवश्यकता क्या है। ठीक है, तो नाचे केवलम मात्रावत एव आहारस्य कृष्णम आहारम सौष्टम वास्तु सक्यम प्रकृति आदिनाम अष्टानाम आहार विधि विशेष आयतनम प्रवृत्ति फलत्वाद। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि प्रकृति आदि 8 विधि विशेष आयतन जो बताए थे हमने आहार के लिए, ठीक है, उनके सेवन करने से ही सभी प्रकार के फल, उत्तम फल आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो हम अब बताएंगे उनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि तत्र अयम तावद आहार असितम अधिकृत्यम मात्रा अमात्रा फल विनिश्चय। जो हम आहार खा रहे हैं उसकी मात्रा और अमात्रा की राशि का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मात्रा क्या है, अमात्रा क्या है, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। केवल अष्ट आहार विधि विशेष आयतन जो है उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तावत एतव अनेव आहार विधि विकल्पो यावत मात्रा अतत्वम अमात्रा तत्वम च। ठीक है, अमात्रा पूर्वक भोजन करना और या मात्रा पूर्वक भोजन करना, इनके बारे में आपको बताने के लिए इन्होंने आहार को केवल 2 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, उनकी जो राशि है आहार की, कितनी क्वांटिटी है, मात्रा पूर्वक है या मात्रा पूर्वक नहीं है। मात्रा पूर्वक है तो मात्रा पूर्वक आहार हो गया, मात्रा पूर्वक नहीं है तो अमात्रा पूर्वक आहार। ठीक है, अब नीचे इसके नेक्स्ट श्लोक ये इंपॉर्टेंट है आपको कि मात्रा पूर्वक आहार के लक्षण क्या होंगे। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे कि मात्रा पूर्वक आहार लिया है या नहीं लिया, तो उसको कुछ लक्षण बताए हुए हैं। तो मात्रावतम पूर्व उद्दिष्टम कुक्षी विभागीन। ठीक है, और उसके लिए उसको लक्षण बता रहा है कुक्षीर प्रपीड़नम आहारेण, निशान लगाना है इस पर, कुक्षी प्रपीड़नम आहारेण। अगर कोई आदमी भोजन कर लेता है तो भोजन करने के बाद उसके जो कुक्षी है, कुक्षी पे कोई प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, दबाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। अगर दबाव पड़ रहा है इसका मतलब वो ज़्यादा मात्रा में खाना खा लिया उसने। अगर दबाव नहीं पड़ रहा है, नॉर्मल है, तो इसका मतलब वो मात्रापूर्वक आहार उसने लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हृदय से ना अवरोधम, हृदय पे अवरोध नहीं होना चाहिए, मात्रापूर्वक आहार के लक्षण है। ठीक है, कुक्षी का कुक्षी पीड़नम
आहारेण हृदय से ना अवरोध। ठीक है, हृदय पे अवरोध नहीं होना चाहिए, सेकंड लक्षण हो गया। पार्श्वयो अभिपाटनम, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पार्श्व से कुछ प्रेशर पड़ रहा है, यानी पार्श्व फट रहा है, ये तीसरा लक्षण हो गया। नेक्स्ट निशान लगे ना अति गौरवम उदरस से, और जो गौरवता जो है वो उदर में भारीपन नहीं लगना चाहिए। ठीक है, पीड़नम इंद्रियाणाम, इंद्रियों का पीड़न होना चाहिए। क्षुत पिपासा उपरम, ये इंपॉर्टेंट लक्षण है कि खाना खाने के बाद अगर आपको पिपासा और भूख दोनों शांत हो गई तो इसका मतलब वो मात्रापूर्वक आहार लिया है। ठीक है, सबसे अच्छा करेक्टर है इसको मान समझने के लिए। ठीक है, आगे है स्थान, आसन, शयन, गमन, उच्छ्वास, हास, ये सब जो लक्षण हैं वो सुखपूर्वक हो रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही उसको बैठने में, लेटने में, ठीक है, हंसने में। अगर इन क्रियाओं में कोई दिक्कत नहीं हो रही खाना खाने के बाद तो इसका मतलब है वो मात्रापूर्वक आहार लिया गया। ठीक है, साय प्रातः से सुखेन परिणमन। ठीक है, साय का खा साय जो खाया हुआ खाना है वो सुबह अच्छे से पच जाए, रात को सुबह जो खाया हुआ खाना है वो शाम को अच्छे से पच जाए। तो ये मात्रापूर्वक आहार के कुछ लक्षण हैं। ठीक है, और ये मात्रापूर्वक अगर आहार लेंगे तो बलवर्ण उपचय करत, तो बलवर्ण का बलवर्ण को बढ़ाने वाला होगा। ये आहार जो मात्रापूर्वक आहार है उसके लक्षण है, मात्रावतो लक्षणम आहार से। तो ये आपको हमेशा याद रखने, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस से भी और आपको सामान्य रूप से भी। ठीक है, जो अपने क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के साथ साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये जो है कुछ चीज़ें तो इसमें बहुत अच्छी हैं, जैसे क्षुत पिपासा उपरम, ठीक है, स्थान, शयन, आसन, उच्छ्वासम, श्वास, हास्यम, ठीक है, सुखानुवृत्ति। तो ईजीली पेशेंट को अगर आप पूछोगे भाई खाना खाने के बाद आपको भूख और प्यास अच्छे से लग रही है कि नहीं लग रही, ठीक है, अगर वो बोल रहा है कि लग रही है तो अच्छी बात है, नहीं लग रही तो इसका मतलब वो हो सकता है मात्रापूर्वक आहार ही नहीं ग्रहण कर रहा है। ठीक, तो केवल एक लक्षण से ही डिसाइड नहीं होता, सभी चीज़ों में कुछ कुछ ना कुछ देखना ही पड़ता है। किसी में एक ही लक्षण मिल जाए, किसी में दो तीन भी मिल जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसी इसका ही मात्रापूर्वक आहार का लक्षण हमने पहले सूत्र स्थान में ही पढ़ चुके। ठीक है, उसका जो श्लोक था मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखो विमर्श में लिखा हुआ है, यावत अश्य असनम असितम अनुपहत्य प्रकृति यथा कालम जलक्षी, जो प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए और जो समय है उसका उस समय पे पच जाए, ऐसा जो आहार है वो आहार की मात्रा बताइए, सही मात्रा बताइए। ठीक है, अब देखो मात्रा पूर्वक आहार के लक्षण तो हमने पढ़ लिए, अब अमात्रा पूर्वक आहार के लक्षण पढ़ेंगे। तो अमात्रत्वम पुनर्दुविधम, और अमात्रा आहार को पुनः दो भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा, हीन मात्रा या अधिक मात्रा। ठीक है, सबसे पहले आहार को दो भागों में डिवाइड किया, मात्रा पूर्वक आहार, अमात्रा पूर्वक आहार। मात्रा पूर्वक को हम पढ़ चुके, अब अमात्रा को पढ़ रहे हैं, फिर उनको दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, हीन मात्रा, अधिक मात्रा। ठीक है, तो हीन मात्रा है उसके लक्षण देखो, तो हीन मात्रा आहार राशि बल वर्ण उपचय क्षय कर्म तृप्ति कर उदावर्तम उदावर्तक आयु आयुष्य अनायुष्य वृश्यम अनजुष्य। ठीक है, जो आहार की मात्रा हीन मात्रा में ली गई है वो क्या करेगा, बल को, वर्ण को, उपचय को, इनका क्षय करेगा। ठीक है, तृप्ति नहीं होने देगा। ठीक है, उदावर्त रोग हो जाएगा, वो आयु के लिए अहितकारी अनायुष्य होगा। ठीक है, आवृश्य होगा और ओज को कम करने वाला। ठीक है, शरीर मन बुद्धि इंद्रिय उपघातम, इनका उपघात करेगा। सारम विदम अनलम, वायु को बढ़ा देगा। ठीक है, तो बात विकारणम आयतनम आक्षति। ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, परंतु ये लास्ट लाइन को आपको ध्यान रखना कि अमात्रा पूर्वक आहार करने से क्या होगा, बात विकारणम आयतनम आक्षति, बात विकारों का आयतन होगा, कारण होगा। ठीक है, और बात विकार कितने होते हैं, 80 होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि 80 प्रकार के बात रोगों का कारण हो सकता है। ठीक है, और बीच में भी फिर भी एक उदावर्त पर निशान लगा लेना और एक ना ओजस से इस पर निशान लगाना। ठीक है, ये जो है आपके हीन मात्राहार के लक्षण है।
नेक्स्ट है अतिमात्रा आहार के लक्षण। अतिमात्रा में अगर हार करेंगे तो उससे क्या होगा, तो अतिमात्रम पुनः सर्वदोष प्रकोपणम इक्षंति कुशलम। तो जो हीन मात्रा से तो बात प्रकोपित हो रहा था, इससे त्रिदोष प्रकोपित हो रहा है। ठीक है। यो ही मूर्ता नाम महाजता नाम सौहित्यम गत्वा द्रव्य तृप्तिम अपदते भुवस्य आमास्य गता बात पितश्लेष्मणो अभिहारण अतिमात्रेण अति प्रपीड़नम जो सर्वे युगपत प्रकोप। इसे छोड़ दो, लास्ट लाइन में देखो इसमें कि अब इससे तीनों दोष प्रकोपित हो रहे हैं, तो तीनों दोषों के लक्षण आएंगे। तो देखो बात की वजह से अगर बात प्रकोपित हुआ है तो क्या लक्षण आएंगे, बात की वजह से शूलम, अनहा, अंगमर्द, मुख शोष, मूर्छा, भ्रम, अग्नि वैषम्य, पार्श्व पृष्ठ, कटिग्रह, सिरा कुंचन निशान लगा लीजिए, सिरा कुंचनम स्तंभ नाली। ठीक है। शूल आपको समझ में आ जाएगा, अनहा मुख शोष, मुख शोष पे निशान लगा लीजिए, पित्त की वजह से नहीं है, बात की वजह से। और मूर्छा भ्रम पर निशान लगा लीजिए। ठीक है। बात की वजह से तो अग्नि वैषम्य में होता ही होता है। पित्त की वजह से देखो पुनर्ज्वर, अतिसार, अंतर्दाह, तृष्णा, मद भ्रम प्रलाप, ये किसकी वजह से, पित्त की वजह से लक्षण आएंगे। और श्लेष्मा की वजह से सर्दी, अरोचक, अभिपाक, शीत, ज्वर। ठीक है। शीत, ज्वर, आलस्य, गात्र, गौरवाणी। ठीक है। तो बाकी लक्षण कॉमन है, कोई खास बात नहीं है, फिर भी आपको ये पित्त वाला बात वाला है, वो मैंने जो बताए थे उनको आपको ध्यान रखना। तो ये अति आहार के अति मात्रा में लिए गए आहार के लक्षण हैं। अब नेक्स्ट है आम उत्पत्ति में अन्य कारण। ठीक है। तो ये जो अमात्रा पूर्वक आहार ले रहे हैं उससे जो उत्पत्ति होगी वो आम की उत्पत्ति होगी अल्टीमेटली। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि केवल आम की उत्पत्ति इन चीज़ों से ही नहीं होती, उसमें और भी कारण है। ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट वाले श्लोक में अगर आप संप्राप्ति निकालेंगे तो देखो ये आमाशय में जा रहा था। ठीक है। आमाशय में बात पित्त कब आमाशय में चले गए थे, और आमाशय में जाने के बाद वो दोष जो है, जो खाए हुए आहार है उसके रस के साथ मिलकर आम की उत्पत्ति कर रहा है। ठीक है। तो आम की उत्पत्ति एक तो ये कारण जो दिए हैं, अमात्रा अतिमात्रा का आहार है उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्या कारण है, नाच खलु केवलम अतिमात्रम एव आहारम राशि आम प्रदोषम कर्म इच्छन्ति। कि केवल ऐसा नहीं है कि अति मात्रा में आहार लेने से, ठीक है, या फिर अमात्रा में आहार लेने से ही केवल आम की उत्पत्ति हो, उसके अलावा और क्या कारण है, अपितु खलु रुक्ष, गुरु, शीत, शुष्क, दुष्ट, विशिष्ट, विष्टम्बी, विधा, अशुचि, विरुद्ध काल, च अन्नपान उपसेवनम। ठीक है। तो इनकी वजह से भी ये आम की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है। जो आहार आपके लिए असूचि मतलब गंदला हो, विरुद्ध हो, ठीक है, सही समय पर ना खाया गया हो, ठीक है, ये आहार भी आम उत्पत्ति का कारण हो सकता है। और क्या कारण हो सकता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, शोक, मान, उद्वेग, इंपॉर्टेंट लक्षण है बहुत ज़्यादा। ठीक है। मोह, ईर्ष्या, शोक, उद्वेग, भय, उपताप, मनसा वा यद अन्नपानम उपजयते तद अपि आमम प्रदूषयति, ये आम को प्रदूषित कर दे। तो देखो काम क्रोध अगर मानसिक लक्षण भी हैं पेशेंट में, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या ऐसे भाव भी अगर उसमें बढ़े हुए हैं तो भी आम की उत्पत्ति हो जाएगी। इसलिए ये दोनों ही कारण, जब मानसिक भाव हो चाहे आपके शारीरिक भाव हो, ठीक है, आम की उत्पत्ति होनी ही होनी है। ठीक है। तो अगर आपके पास कोई पेशेंट है और आपको कंटिन्यूस मात्रा में उसे बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, बहुत ज़्यादा वो शोक में है, तो भी हो सकता है उसकी अग्नि मंद हो गई और आप बन रहा है, तो उसमें भी वही चिकित्सा आपको फॉलो करनी। आगे लिखा है कि मात्रावतम मात्राया अपि अभिहतम पथ्यम अन्नम ना जीर्यति। ठीक है। कि मात्रावत आहार लेने के बाद, पथ्य आहार लेने के बाद भी खाना कभी कभी जीर्ण नहीं होता। उसका कारण क्या है, चिंता, शोक, भय, क्रोध, दुख, संज्ञा पर जागृत। ठीक है। अगर कोई आदमी मात्रा पूर्वक आहार ले रहा है, पथ्य आहार ले रहा है, परंतु उसको चिंता है, शोक है, भय है, क्रोध है, ये सब चीज़ों से ग्रसित है, तो उसको जो खाना है पूर्ण रूप से पाक नहीं होगा। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर पेशेंट मात्रा पूर्वक आहार तो ले रहा है परंतु इसके पॉजिटिव फैक्टर कोई चिंता भय शोक तो नहीं है, ये भी आपको देखना होगा। तो दुविधम आम प्रतोषजम, दो प्रकार के आम हैं, आम दो प्रकार के बताए।
जो हम अभी पढ़ रहे हैं आम बना है, वो आम के दो प्रकार है। कौन कौन से? विसूचिका और अलसक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है विसूचिका और अलसक। ठीक है, तो विसूचिका और अलसक के बारे में अब इसमें आगे पढ़ेंगे कि विसूचिका, विसूचिका के बारे में पढ़ रहे। तत्र विसूचिका ऊर्ध्वम अधश्च प्रवृत्ता दोषाम यत यथोक्तम रूपम विद्यात। तो विसूचिका में अल्टीमेटली क्या होगा? ऊर्ध्व मार्ग से और अधः मार्ग से। ठीक है, ऊर्ध्व मार्ग मतलब अपने मुख से, अधः मार्ग मतलब अपने गुद मार्ग से, दोनों मार्ग से प्रवृत्ति होगी दोषों की। ठीक है, आम दोष की प्रवृत्ति दोनों मार्ग से होगी, ये विसूचिका का लक्षण है। ठीक है, अब आगे देखो असकम उपेक्षाम। अलसक की बात करें तो क्या लिखा है कि दुर्बलम आलस्य, दुर्बलस्य अल्प अग्नि। ऐसा आदमी जो दुर्बल है उसकी अग्नि बहुत कम है और बहुश्लेषमणो, कब प्रधान प्रकृति का है। तो बात मूत्र पुरुष वेग विधारणम, बात वेगों का विधारण करता है। स्थिर गुरु बहु रुक्ष सूत शुष्क शीत शुष्क अन्न सेवना, ऐसे आहार द्रव्यों का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, अन्न पानम अनिलम प्रपीड़ितम श्लेष्मणाम च विबद्ध मार्गम। ठीक है, ऐसा करने से, इन आहार का सेवन करने से वायु जो है वो प्रकोपित होकर और श्लेष्मा के साथ मिलकर विबद्ध मार्गम अतिमात्रम प्रलीनम अलसकम बहिर्मुखी भवती, ना से बहिर्मुखी भवती। तो जो बात है वो कफ के साथ मिल जाती है और मार्गों को विबद्ध कर देती है। ठीक है, अगर मार्ग विबद्ध हो गया तो उस जो आम बन रहा है उस आम को नाच है बहिर्मुख, उसको बाहर नहीं आने देती। ठीक है, चाहे वो ऊपर वाले मार्ग से चाहे अंदर वाले मार्ग से, उसको अवरोध कर देती। नाच है बहिर्मुख भवती, उसको बाहर नहीं आने देती। अगर उसको बाहर नहीं आएगा तो उसके लक्षण क्या होंगे? तद छर्दी अतिसार वर्ज्य, छर्दी और अतिसार को छोड़कर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, छर्दी और अतिसार को छोड़कर उसके लक्षण क्या आएंगे? आम प्रदोष लिंगम अभिदर्शनम। ठीक है, आम के जो भी लक्षण हैं केवल छर्दी और अतिसार को छोड़कर वे सभी लक्षण उसमें आएंगे। अलसक के रोग तत्र अतिमात्र प्रदुष्टम दोषा प्रदुष्टम बद्ध मार्गम तिर्यगक्षितम। अगर ये जो दोष है, जो आम है, अगर ये बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, अधो मार्ग ऊर्ध्व मार्ग, ठीक है, दोनों में इनकी गति नहीं होगी तो क्या होगा? तिर्यक गति स्टार्ट हो जाएगी। जब तिर्यक गति स्टार्ट होकर ये शरीर में फैलेगा तो लिखा है कि कदाचित एवं केवलम शरीरस्य शरीरम दंडवत स्तंभयति, पूरे शरीर में फैलकर क्या हो जाएगा? दंडवत स्तंभित, शरीर क्या हो जाएगा? दंडवत हो जाएगा। ठीक है, और ततस्तम दंड दंडासकम असाध्यम रोते, और ये दंडवत होने की वजह से इस रोग को क्या कहेंगे? दंडालसक कहेंगे। और जो दंडालसक है वो क्या है? असाध्य की श्रेणी में रखा गया है, असाध्य रोग है। ठीक है, तो ये आपके अलसक का वर्णन हो गया। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले श्लोक में दोबारा देखो, विसूचिका की डेफिनेशन हम चरक के अनुसार तो बता दी हमने आपको, परंतु सुश्रुत ने देखो क्या बोला है विसूचिका के लिए कि विसूचिका में क्या होता है? सुई के चुभने के समान पीड़ा होती है। तो देखो सूची अभिरभ गात्राणी, गात्र में क्या होगा? सूची के समान चुभने की पीड़ा, तुदनम संदिष्टे अनिला, और बात की वजह से हो रहा। यत्र अजीर्णे सा वेदम विसूचिकाम निगद्यते, उसको विसूचिका बोलते हैं। तो ये आगे वाली लाइन है, इसको याद रख लेना, सुश्रुत की है। सूची अभिरव गात्राणी तुदनम संतिष्टे अनिल, अनिल की बात की वजह से होता है, विसूचिका जो है बात की वजह से होता है। ठीक है, जबकि भागवत ने विसूचिका को त्रिदोष माना है। ठीक है, ये भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखो आम विष की भयंकरता। तो विरुद्धम अध्यसनम अजीर्णम अजीर्णासनम अशीलिनम पुनर् आम दोषम आम विषम इति आचसते विषकम विषम दशलिंगत्वाम परम असाध्यम परम साध्यम आशुकारित्वम विरुद्ध उपक्रमत्वाद चयति। ठीक है, जो आम दोष है आपका वो क्या होगा? आम दोष का लक्षण है वो बताए हैं, अगर वो आपको मिलने स्टार्ट हो गए, ठीक है,
तो विरुद्ध भोजन करने वाले, अध्यसन करने वाले, अजीर्ण आसन करने वाले पुरुष के जो आम दोष को विष के समान लक्षणों को उत्पन्न करने से चिकित्सकीय समुदाय इसको असाध्य बोलते हैं। ठीक है, असाध्य बोलते हैं। क्यों बोलते हैं असाध्य? क्योंकि ये बहुत ही शीघ्र तरीका से शरीर में फैलता है, आशुकारी गुण है इसका, और इसकी चिकित्सा भी क्या है? विरुद्ध है। ठीक है, अगर इसमें चिकित्सा करेंगे तो वही विरुद्ध चिकित्सा है। ठीक है, और विरुद्ध चिकित्सा होने की वजह से और आशुकारी गुण होने की वजह से इसे असाध्य की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, अब अल्सर की चिकित्सा। अल्सर की चिकित्सा के लिए बोला है कि तत्र साध्यम आमम प्रदुष्टम अलसीभूतम उल्लेखम आदम। ठीक है, अगर जो अल्सर का रोग है, ठीक है, वो आम की वजह से हुआ है, तो उसमें जो चिकित्सा करेंगे प्रदुष्टम अलसीभूतम उल्लेखम आद्योपायत। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? उल्लेखम आद्यो, वमन कराएंगे उसको। ये निशान लगा लेना आप। सबसे पहले वमन कराएंगे, उल्लेखम आद्यो पायतवा, और किससे कराएंगे? सा लवणम उष्ण बारी, उष्ण जल में लवण मिला के। ठीक है, पहला वमन कराएंगे। तत्त उसके बाद क्या करेंगे? स्वेदन करेंगे। उसके बाद वर्ती, ठीक है, प्राणिधानम अभ्यम उपचारित उपवास निश्चय, उसके बाद लास्ट में उपवास का प्रयोग करें। तो ये क्रम फॉलो करना ही करना है, आपको क्रम याद होना चाहिए। किसकी चिकित्सा का? अल्सर की चिकित्सा का। और इस क्रम को याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है कि बम से भर्ती, लिख लीजिए, बम से भर्ती। ठीक है, बा से बमन, सबसे पहले बमन कराएंगे। बमन किससे कराएंगे? लवण और उष्णबारी से। ठीक है, बमन के बाद आपके स्वेदन कराएंगे, सा से स्वेदन, और फिर वर्ती का उपयोग करेंगे, और लास्ट में उपवास का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस तरह से इसका क्रम दे रखा है, वो आपको क्रम याद होना ही चाहिए। ठीक है, अगर क्रम याद नहीं है तो एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है जो कि गलत होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विसूचिका। विसूचिका की चिकित्सा में क्या बोला है? विसूचिकायाम तु लंघनम अग्रे वृक्ता से अनुपूर्वी। सबसे पहले लंघन कराना चाहिए और उसके बाद विरेचन कराने के लिए। ठीक है, विरेचन हो जाने के बाद जो आपके संक्रम है उनको तो फॉलो करना ही करना है। तो लंघन और विरेचन और पथ्य आहार का प्रयोग। ठीक है, जो पेय है, विलेपी है, जो आप जनरली सामान्य रूप से पंचकर्म के बाद लेते हैं, वही चीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट है आम प्रदोषेषु च अन्न काले जीर्ण आहारम पुनर्दोषम अवलिप्तम आमास्य स्तिमितम कोष्ठम अन्न अभिलाषणम अभिसमीक्षम पाये दोष शेषम वाचनार्थ औषधम अग्नि संदूषणार्थ। नात एवं अजीर्ण असनम आम प्रदोषम दुर्बलम अग्निर्ना युगपद दोषम आहार जातम तय सक्तम पक्तम च अपि आम प्रदोषम औषधम विभ्रमम अति बलत्वाद उपक्रमम काय अग्नि सहसा आतुर्बलम अतिपातीय। आम दोष के आहार की व्यवस्था, इसको कोई खास बात नहीं है, उसको छोड़ दो। आम दोष में कैसा आहार करना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में लिखा है। तो इसमें कंप्लीटली लिखा हुआ है कि पहला जो आहार है, जो अन्न काल में आपने पहला आहार लिया है, वो पूर्णतया पच गया हो। ठीक है, ऐसा आहार हमको ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, इसमें आप इस पर निशान लगा देना, युगपत दोषम औषध आहार जातम।
युगपत दोषम, आहार और औसत का विभ्रम अत्यंत बलवान होने के कारण जिस मनुष्य की अग्नि जठराग्नि शांत हो गई है, ऐसे दुर्बल रोगी को यह सहसा मृत्यु कारक होता है। ठीक है, तो लास्ट लाइन ये भी है आपकी, इसको भी एक बार देख लो। नेक्स्ट देखो, आम दोष की चिकित्सा। अगर आम दोष हो गया है तो उसकी चिकित्सा के लिए क्या बोला है, तो हमने अलग से तो बता दिया था विसूचिका और अल्सर की चिकित्सा, फिर उसके बाद आम की चिकित्सा अलग से और बता रहा है वो। आम प्रदोषनाम पुनर्विकारणाम अवतर्पण उपरमो भक्ति, अवतर्पण चिकित्सा इसमें करनी चाहिए। ठीक है, सती त्वय अनुबंधे कृत अवतर्पणानाम व्याधिनाम निग्रह निमित्त विपरीतम आश्य औषधम आतंक विपरीता नाम। ठीक है, उसके साथ निमित्त विपरीत मतलब निदान विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, औषध आतंक विपरीत, आतंक विपरीत मतलब आतंक किसका पर्याय है, व्याधि का, क्योंकि व्याधि विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, तो ये चिकित्सा इसमें करने के लिए बोला गया। ठीक है, तो आप देखो कि उसे दूर करने के लिए हेतु विपरीत चिकित्सा को छोड़कर रोग विपरीत चिकित्सा का सेवन करना चाहिए। तो मतलब हेतु विपरीत निमित्त विपरीत जो चिकित्सा है उसको तो निग्रह करना चाहिए, और औषध विपरीत आतंक विपरीत चिकित्सा है उसको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ क्लियर लिखा गया है कि हेतु विपरीत चिकित्सा को छोड़कर औषध विपरीत चिकित्सा का वर्णन आम दोष में फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सामान्यतः सभी रोगों में दूर करने के लिए आगे जो चिकित्सा दी हुई है, हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, औषध विपरीत, तर्क अर्थकारी भाव, ये चिकित्साएं फॉलो करते हैं लोग। ठीक है, तो इनमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, तो निम्न हेतु विपरीत चिकित्सा को छोड़कर औषध विपरीत चिकित्सा का आतंक व्याधि विपरीत चिकित्सा को फॉलो करना ही चाहिए। नेक्स्ट देखो कि आहारस्य विधाय आयतनानि च अष्टो सम्यकम परीक्षम आत्महितम विद्यातम अन्यस्य कदिच कंचित अस्ति मार्गो वित्तो उपयोग बचेतम यात च। तो अष्ट आहार विधि विशेषायतन है, उनको अपन को फॉलो करते हुए, ठीक है, और निश्चित रूप से परीक्षा करके भोजन की, तब उसको हितकारी भोजन को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, असितम खादितम पीतम लीडम च विपच्यते, तो जो चार प्रकार के आहार यहाँ बता दिए हैं। ठीक है, ऐसा आहार जिसको असित करते हैं, खादित करते हैं, या पीते हैं, या फिर चाटते हैं, लीडम। ठीक है, चार प्रकार के आहार बता दिए यहाँ पे। नेक्स्ट थर्ड लाइन में देखो, नाभि स्तनांतरम जंतुर आमाशय इति स्मृतम, तो नाभि और स्तनों के मध्य जो है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आमाशय बोलते हैं। तो आमाशय की स्थिति का वर्णन इस अध्याय में बोला हुआ है कि आमाशय की पोजीशन कहाँ है, नाभि स्तन और मध्य, नाभि और स्तनों के मध्य में जो ऑर्गन है वो हमारा आमाशय है। ठीक है, और जो चार प्रकार का आहार हमने बताया था, वो आहार इस आमाशय में ही ग्रहण होता है। ठीक है, आमाशय गतम पक्वाहारम प्राप्यम केवलम, आमाशय केवल पक्वाहार को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, और उसके बाद धमनियों की सहायता से वो आगे की तरफ बढ़ता है। पक्वम सर्वासम पश्चातम धमनी भी प्रपद्यते, धमनियों की वजह से पूरे शरीर में चला जाता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन है आम का, मात्रापूर्वक अमात्रापूर्वक आहार का। ठीक है, आम के दो वर्णन है, विसूचिका अल्सक, उनका ये वर्णन यहाँ पे शॉर्ट रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको एक बार याद रखना। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं इसमें लिखा रहा हूँ, आप उनको एक बार नोट कर लेना। तो जैसे हमने अभी आमाशय की स्थिति बताई है, दोनों स्तन और स्तनों के मध्य और नाभि के मध्य जो स्थिति है वो आमाशय की है। तो ऐसे ही स्तन और मध्यगम, दोनों स्तनों के मध्य में ही हृदय की स्थिति बताई हुई है। ठीक है, दोनों स्तन और आमाशय के मध्य में, दोनों स्तनों और नाभि के मध्य में आमाशय की स्थिति, दोनों स्तनों के मध्य में हृदय की स्थिति, और ऐसे ही पित्त पक्वास्य मध्यगम, ये गर्भाशय की स्थिति बताई हुई है। ठीक है, पक्वाशय और आमाशय के मध्य में गृहिणी की स्थिति बताइए, जो आप चरक में सुश्रुत में पढ़ेंगे शारीर स्थान में। ठीक है, तो इनको नोट कर लेना। उसके अलावा अल्सक जो है, जो अभी अभी पढ़ा था दंडाल्सक, दंडाल्सक जो था
वो क्या था, असाध्य था। परंतु दंडाल्सर जैसे दंडक रोग आएगा, जो कि चरक चिकित्सा में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो दंडक जो है वो तो अनुपक्रमम है, अनुपक्रमम रोग है। और दंड एक अपतानक आएगा, जो कि सुश्रुत में पढ़ेंगे, दंड अपतानक रसाध्य है। तो देखो तीन तरह से हो गए, दंडक, अनुपक्रमम, दंड अपतानक रसाध्य, और दंड अलसक जो अभी पढ़ा था हमने वो असाध्य। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, परंतु एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान देना जरूरी। इस तरह से ये चैप्टर आपका